नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हूँ। हमारा हाफरली एग्जाम जो झारखंड बोर्ड का हुआ था, है ना, उसमें से 37 क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स का। तो उसमें से हम लोग जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें से 20 क्वेश्चन से 21 क्वेश्चन किए थे। आगे का जो वीडियो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 22 से वो देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा हाफरली एग्जाम का। तो अभी जो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो पार्ट 1 जरूर देखें और फिर पार्ट 2 को भी देखें। दोनों वीडियो को अपना प्यार दें, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। आपका समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और हमारा जो ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है, टू थीन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d carried a current of I ampere in the same direction, they will attract each other of the force इतना। अच्छा देखिए इसमें चार ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं बता दूं कि ये हमारा क्या है, दो वायर है, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, दोनों का बीच का सेपरेशन D है, दिया हुआ है। सॉरी, दोनों में करंट सेम जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई टी। तो यहां पे दोनों वैल्यू सेम है, तो आई स्क्वायर और ये 2 पाई डी। अच्छा एक चीज बता दो, यदि दोनों करंट पैरेलल है तो अट्रैक्टिव होंगे, और दोनों करंट एंटी पैरेलल है, एक दूसरे का अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या होंगे, रिपल्सिव होंगे। तो यहां पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव। पैरेलल करंट के लिए, पैरेलल करंट के लिए फोर्स क्या होंगे, अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, एंटी पैरेलल करंट के लिए क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल करंट के लिए, एंटी पैरेलल करंट के लिए जो फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका रिपल्सिव। क्या होगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव। तो एंटी पैरेलल करंट है, मतलब एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो ये जो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे। यदि पैरेलल होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, है ना। तो पैरेलल करंट होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और जो फोर्स का वैल्यू होगा क्या होगा, यदि सेम करंट है तो म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकालें, जबकि टोटल चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 कूलम। आपको पता है कि चार्ज हमेशा क्वांटिटाइज्ड होता है, मतलब n का वैल्यू निकालना है। ओके, पुनः फिर आपको बोले थे इसी वीडियो में दो क्वेश्चन इस क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पे बना चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। इसका मतलब क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 कूलम है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। आप इसे सॉल्व कीजिए और आप आंसर ले लीजिए। कौन सा आंसर होगा आप देखिए, तो ये पॉइंट हटाइएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 16 पचे 80, ये 5 इंटू 10 टू दी पावर 19, सीधा सीधी। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 8 कूलम चार्ज को क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 19। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबके सब क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पर है, उसके बाद भी बच्चे फेल कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हमारा एजुकेशन लेवल क्या है हमारा झारखंड में, खास करके और खास करके हजारीबाग में। ऐसे से टीचर्स अवेलेबल हैं हजारीबाग में जो खुद पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि फिजिक्स का 2 बेसिक लॉ क्या होता है। मोस्ट ऑफ कुछ टीचर को नहीं पता होगा व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, है ना। तो उन लोग नहीं जानेंगे, उन लोग बताएंगे ही नहीं आपको, बस उन लोग खुद पढ़ के आएंगे, कहीं ना कहीं से नोट्स मिल गया होगा और उस नोट्स को पढ़ के आएंगे, आपके सामने डिलीवर कर देंगे, है ना। आपको उतना ज्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं दे पाएंगे उन लोग।
ठीक है, जब भी पढ़ा कीजिए तो एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ा कीजिए ताकि आप लोग को फायदा हो और आपको जितना से जितना हो सके नॉलेज आप उनसे प्राप्त कर सकिएगा, है ना। अपना एक्सपीरियंस भी वो अपना बताएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है इसी में। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो मतलब ई आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 81। तो बोल रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप देख लीजिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर तो क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है ई नॉट इंटू ई आर। तो ये क्या है फ्री स्पेस है और ये वाटर का है। तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 81। तो 81 इंटू ई नॉट इज इक्वल टू ई डब्ल्यू, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब वाटर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है इन योर व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विल। देख लीजिए क्या बोल रहा है। अजी एक व्हीटस्टोन ब्रिज में आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी का जो प्लेस है उसको इंटरचेंज करते हैं, मतलब बैटरी की जगह पे गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह पे बैटरी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। तो बता दूं डायरेक्शन ऑफ करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिमेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 आते हैं हम लोग। ओके, बोल रहा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ करेंट। ओके, लॉ ऑफ करेंट क्या है। एट ए जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं तो अभी जस्ट पहले कुछ प्रीवियस वीडियो में जो हम बताए हैं है ना, उसमें किरचॉफ लॉ पर एक क्वेश्चन सॉल्व था। मैं बता दूं जो केसीएल है ना, मतलब किरचॉफ करंट लॉ, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। फिर से पुनः मैं बता रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और केवीएल है ना, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ये एडिशनल जानकारी है आपको। यहां पे सम ऑफ करंट क्या होगा, जीरो होगा किसी जंक्शन पर। यहां पे टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द क्लोज लूप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों में से दोनों आप देख लीजिएगा, ये एडिशनल जानकारी साथ में देते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस बी। मान देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो पावर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस समय देना ही मूर्खता है क्या। और जिनको ये भी नहीं पता है वो पढ़ना ही छोड़ दे। बोला अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द। देखिए ये बोल रहा है बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ ये एक कोई वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, यहां से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको पता है। ये करंट एलिमेंट हम मान लेते हैं, लेंथ इसका डीएल है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा। तो डीबी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको मैं बता दूं डीबी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, करंट एलिमेंट और साइन थीटा का आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। यदि आप यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो डीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4
पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप इसमें देख लीजिएगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज लाइंग अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। अच्छा देख लिए, तो वर्क डन का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, PE cos थीटा होता है। और यहाँ थीटा जो भी दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। तो 90 में से 90 दिया हुआ, 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 PE cos 0, cos 0 का वैल्यू 1 तो PE हो जाएगा। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, PE के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये कैसे हो रहा है, ये इसको समझना है तो हम एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं शुरू में ही, ठीक है। तो उस वीडियो में हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्पेशल वीडियो अपलोड किया गया है हमारे चैनल में, तो आप उसको जरूर जाकर देखिएगा। तो आपको सेम क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दूसरे तरीके से दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग 90 में से 90 क्यों गिवन एंगल को माइनस कर रहे हैं, ये चीज हम वहां पे बतलाए हैं। ओके, तो जरूर आप एक बार जाके देखिएगा उस वीडियो को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज होलो स्फीयर। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है किसी भी होलो स्फीयर के अंदर कितना होता है। तो मान लेते हैं ये होलो स्फीयर है, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है मान लेते हैं, और पोटेंशियल कितना है, B है। आप लोगों को पता है रिलेशन दोनों के बीच में क्या होता है, dB अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या होता है, रिलेशन dB अपॉन dr। अब बताओ, हम लोग जानते हैं कि किसी भी होलो स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यदि आप यहाँ पे किसी भी यदि ये कांस्टेंट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट को, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। आप इससे रिलेटेड आपको पता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में काम आएगा। ऐसे कार, यदि कार का सारा गेट बंद करके आप अंदर में बैठ जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप बरसात के दिनों में यदि कार के अंदर बैठे हुए हैं और थंडरिंग हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, तो आप बहुत ही सेफ जगह पे बैठे हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, कोई भी चार्ज वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आप कार में बैठिए और बरसात का मजा लीजिए चाय पीते साथ, है ना, क्योंकि आप सेफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इक्वल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, तो यहां पर कितना, एन इक्वल रेजिस्टेंस आर 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 मतलब मतलब एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा बेटा, एन इंटू आर हो जाएगा। बोल रहा है फिर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, आप इसको फिर वापस क्या किए, सभी का को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए ऐसा करके, कितना, एन रेजिस्टेंस को। तो आर ए बी, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा क्या, आर बटे एन। ओके, तो बोल रहा था रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो आप देख लीजिए, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहां मिलेगा सीरीज में, और मिनिमम क्या मिलेगा, पैरेलल में मिलेगा। तो आप दोनों का रेशियो, तो एन आर डिवाइडेड बाय आर बाय एन, तो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिएगा और बोर्ड को होल्ड करके देखिएगा, है ना, स्क्रीन को होल्ड कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा था वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V डिस्टेंस R इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
इंटेंसिटी इज जीरो विल बी। ओके, तो आप अभी हम जस्ट इससे पहले बताएं एक्सप्लेनेशन में E इज इक्वल टू क्या होता है, dV अपॉन dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो दे दिया है, तो ऑब्वियसली ये तो जीरो नहीं होगा। यदि ये जीरो तो इनफिनिट हो जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। यदि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे भी जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है ओम्स लॉ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज रिमेन्स कांस्टेंट। मैं बता दूं कि ओम्स लॉ कहां वैलिड है। तो ओम्स लॉ वहीं वैलिड है जहां पे फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट होगा। अब फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सा होगा, है ना। तो ओम्स लॉ वैलिड इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर remains कांस्टेंट। अब फिजिकल कंडीशन में कौन कौन सा आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, लेंथ उसका घटना बढ़ना नहीं चाहिए, वॉल्यूम उसका घटना बढ़ना नहीं चाहिए, प्रेशर घटना बढ़ना नहीं चाहिए, एंड टेम्परेचर घटना बढ़ना नहीं चाहिए, है ना, डेंसिटी घटना बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब ये सारे फैक्टर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप ये जो आप लिख रहे हैं V इक्वल टू आई आर तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो ये ध्यान में रहे कि ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम होगा। और फिजिकल कंडीशंस में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे लेंथ हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। तो यहां आपसे क्या पूछ दिया, टेम्परेचर पूछ दिया। यदि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होगा तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है ना फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू बी साइन थीटा। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर -2, चार्ज है, चार्ज का एटी, है ना, और वेलोसिटी का क्या होता है एल टी के पावर -1। आप इसे सॉल्व कीजिए, एम यहां पर एल के पावर 0, टी के पावर कितना जाएगा -1, सॉरी टी के पावर ए टी और ए टी तो कैंसिल हो, टी के पावर -2 और ए के पावर -1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो एम एल के पावर 0, एम टी के पावर -2, एल के पावर 0। देखिए ये होगा ऑप्शन ए वाला, है ना, एल के पावर 0, यहां पर साइन माइनस लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 2 क्वेश्चन के बाद और रिमेनिंग है। ओके, तो यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। और आप लोगों को यदि कोई स्पेशल वीडियो बनवाना हो किसी टॉपिक पर तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे क्या करेंगे कि हम लोग बना के आपके सामने अपलोड कर देंगे। आप लोग फिर उसे शेयर कीजिएगा और फिर वापस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं बार बार सब्सक्राइब कीजिएगा, एक ही बार सब्सक्राइब कीजिएगा, बार बार कीजिएगा तो फिर वो कट जाएगा दोबारा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है
What is the capacity of a spherical conductor? Each 1 microfarad. Its radius. आपको पता है स्फेरिकल कैपेसिटर है ये क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस कितना है? r है। तो कैपेसिटी कितना होता है आपको पता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो r आपको निकालना है तो c अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू क्या होता है? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10 के पावर 9। और कैपेसिटी देके रखा है कितना? c का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड तो ये 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू 1 × 10 के पावर -6 है ना। क्योंकि रेडियस किसमें होगा? सब के सब SI में रखे तो ये मीटर में होगा। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 9 × 10 के पावर 3 मीटर। आप इसको किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है ना। तो आप इससे समझ जाइए कि 1 माइक्रोफैराड कितना बड़ा यूनिट है कि आप यदि आप इस कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसका कैपेसिटी कितना है? 1 माइक्रोफैराड का है तो उतना बड़ा स्फीयर मतलब 9 किलोमीटर रखने वाला रेडियस रखने वाला स्फीयर चाहिए है ना। इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सिंगल मटेरियल मतलब सिंगल प्लेट का कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है द सरफेस कंसीडर्ड फॉर द गॉस लॉ। अच्छा, जहां जहां गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले हम लोग एक सरफेस कंसीडर करते हैं जिसमें चार्ज इंक्लोज होता है, उसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है ना। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। तो आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ये एरिया ऑफ ईच प्लेट है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? d है। और इस पर जो तुम्हारा जो कैपेसिटी होगा क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। तो आप देख लीजिए जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? एरिया ऑफ प्लेट का। तो एरिया ऑफ प्लेट इज द करेक्ट आंसर है ना। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था हमारा और इसी के साथ सारे का सारा जितना भी हाफरली एग्जाम में आप लोग को पूछा गया था जेक बोर्ड में सबका सब सॉल्यूशन हम लोग दे दिए हैं। और यदि आप हम लोग के चैनल के साथ जुड़े हुए रहते हैं आपको एक से एक क्वेश्चन मिलते जाएगा और एक से एक सेशन मिलते जाएगा है ना। 40 था? अच्छा 3 क्या हुआ? अच्छा 3 क्वेश्चन उनसे टाइपिंग हो गया। ये क्वेश्चन में और मिस्टेक आपको बतलाए थे तो मतलब हमारा 40 क्वेश्चन था है ना। तो 37 क्वेश्चन ही यहाँ पे हम लोग दे पाए हैं। 3 क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण उसको क्या किया गया? हटा दिया गया ना सर। ओके, हटा दिया गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।